दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार जुडिशियल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018 का लॉ पेपर देखेंगे। जिस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे वो है सेट बी और फिलहाल 25 क्वेश्चंस देखेंगे। इसी तरह 25-25 करके पूरा पेपर पार्ट वाइज हम लोग कवर कर लेंगे। एक बात और, इस 25 क्वेश्चन के वीडियो में जो जो सब्जेक्ट्स कवर हैं वो हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन कहता है टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइज होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो कि फिक्स किया जाता है लॉ के द्वारा। ये किसने कहा था? सैलमंड, विनफील्ड, फ्रेसर, अंडरविल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विनफील्ड ने कहा था ये स्टेटमेंट कि टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाई लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर फॉर अ रॉन्ग बोथ टॉर्शियस एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी में अराइज। क्या किसी रॉन्ग के लिए टॉर्शियस लाइबिलिटी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में और क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों अराइज हो सकता है? तो हाँ, दोनों अराइज हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूसेंस। न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस भी हो सकता है, प्राइवेट न्यूसेंस भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ द लाइबिलिटीज में अराइज। सिविल लाइबिलिटी भी अराइज हो सकता है, सिविल मतलब टॉर्शियस लाइबिलिटी, और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी अराइज हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, द पिजन होल थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई। पिजन होल थ्योरी किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? तो ये सैलमेंट के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो पिजन होल थ्योरी कहता क्या है? पिजन होल थ्योरी जो सैलमेंट के द्वारा दिया गया था, ये कहता है कि केवल फाइनाइट नंबर ऑफ टॉर्ट्स होते हैं, कुछ नंबर ऑफ टॉर्ट्स होते हैं। अगर कोई कुछ रॉन्ग करता है और उस टॉर्ट्स में, उस जो कैटेगरी किया गया है उसमें वो फॉल करता है, तो कहा जाए कि हाँ टॉर्ट करता है, नहीं तो कहा जाए कि कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होता है। यही है पिजन होल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मुगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैग्रोगर गाओ एंड कंपनी जो कि केस है 1892 का, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजिम्स। किस मैगजिम पे आधारित है ये? तो ये केस आपका आधारित है डैमनम साइन इंजूरिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी। डैमेज तो हुआ है लेकिन उसका कोई इंजरी नहीं हुआ, मतलब कि इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में वो सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। और एक्चुअली में हुआ क्या था इस केस में वो भी देख लेते हैं कि मुगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैग्रोवर गांव एंड कंपनी। इस केस में होता ये है कि कुछ नंबर ऑफ स्टीमशिप कंपनीज रहते हैं, वो एक साथ मिलते हैं, कुछ एग्रीमेंट बनाते हैं, और जो प्लेंटिफ का कंपनी रहता है, टी कैरिंग ट्रेड इन लोग का रहता है, वो ड्रॉ आउट बाहर कर देता है कंपटीशन से। कैसे बाहर कर देता है कि ये जो डिफेंडेंट रहते हैं वो सारे मिलके कुछ अपना रेट कम कर लेते हैं। तो कम कर लेते हैं तो ऑब्वियस है कि जो प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट में भी कमी आएगा। तो प्लेंटिफ को के प्रॉफिट में कमी हो गया, तो प्लेंटिफ सूट फाइल कर देता है, कहता है कि हमारा इंजरी हुआ है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड कहता है कि प्लेंटिफ का कोई भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट जो भी काम किया है वो लॉफुल काम किया है, और ये कंपटीशन में ऐसा होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द मैक्सिम साइंटी नन फिट इंजूरिया मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट टू टेक रिस्क। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। मतलब अगर हमें मालूम है कि ये काम से रिस्क है, तो केवल नॉलेज ही सफिशेंट नहीं होगा कि हम उससे रिस्क उठा रहे हैं। सेंटिन एंड फिट इंजूरिया लॉ ऑफ टॉर्ट्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और ये प्रोवाइड करता है कि नॉलेज कंक्लूसिव डिफेंस इज़ नॉट अ कंक्लूसिव डिफेंस इन इटसेल्फ। और ये प्रूव करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है? पहला है कि इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव दैट द पर्सन इंजर्ड न्यू ऑफ द रिस्क, और दूसरा है voluntarily took it to attract the application of the maxim volenti non fit injuria. Next question, question number 6. Right of action is extinguished by the death of one or other parties. किसी पार्टी का डेथ हो जाता है तो उसका राइट ऑफ एक्शन खत्म हो जाता है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू है लेकिन कभी कभी फॉल्स भी होता है, फॉल्स है लेकिन कभी कभी सर्टेन केसेस में ट्रू भी हो सकता है। तो इस क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि ये ट्रू जनरली ट्रू ट्रू होता है, लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं।
कॉमन लॉ में जनरल रूल ये होता है कि डेथ ऑफ आइदर पार्टी, किसी का भी पार्टी का डेथ हो जाता है तो जो कॉज ऑफ एक्शन रहता है टॉर्ट में वो अगले के अगेंस्ट में ख़त्म हो जाता है। और ये किस मैगज़ीन पे आधारित है? एक्टिव पर्सनलिस मोरिटुर कम पर्सोना, जिसका मतलब होता है अ पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन। और इसके कुछ रूल्स भी हैं, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 306। सेक्शन 306 कहता है डिमांड्स एंड राइट्स ऑफ एक्शन ऑफ और अगेंस्ट डिसीज्ड सर्वाइव टू एंड अगेंस्ट एक्सिक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर। Next question, question number 7. In the law of torts, nominal damages are awarded. Nominal damages award क्यों किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये अवॉर्ड किया जाता है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ लीगल राइट, क्योंकि हमारा लीगल राइट है, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए नॉमिनल डैमेजेस अवॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डिस्ट्रेस डैमेज फिजेंट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होता है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट टू रिटेन द थिंग्स अंटिल कंपेंसेशन इज पेड। और क्या है कि a self-help remedy that permits a possessor of land to impound a chattel, chattel का मतलब होता है personal possession, which is wrongfully on his hand as security for the payment of compensation for damage caused by it. Next question, question number 9. An unlawful interference with person's use or enjoyment of land or some right over or in connection with it is known as tort of। किसी पर्सन का को अपना लैंड यूज़ करना है और अनलॉफुल इंटरफेरेंस होता है तो उसको टॉर्ट में क्या कहा जाएगा? उसको टॉर्ट में न्यूइसेंस कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कि वो इंटरफेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच केस फंडामेंटल टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग ड्यूटी टू टेक केयर वॉज लेट डाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है। ऑप्शन नंबर बी, डोनोक वर्सेस स्टेवेंसन। इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स डिलीवर करता है और लॉर्ड एटकिन डिलीवर करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 3:2 मेजोरिटी से। और कुछ प्रिंसिपल ले डाउन करते हैं। प्रिंसिपल ये है, पहला प्रिंसिपल ये है कि नेग्लिजेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट इन टॉट। टॉट में नेग्लिजेंस एक डिस्टिंक्ट अलग ही टॉट होता है लॉ ऑफ टॉट्स में। दूसरा प्रिंसिपल है देयर नीड नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप फॉर अ ड्यूटी टू बी एस्टेब्लिश्ड। जो ड्यूटी टू टेक केयर है, केयर करने का ड्यूटी, ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप हो, पहले से कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो। और तीसरा है कि मैन्युफैक्चरर ओ अ ड्यूटी टू द कंज्यूमर्स। मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो कंज्यूमर, अल्टीमेट जो कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर के तरफ ड्यूटी उनका होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट देते हैं वो सही प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर गलत प्रोडक्ट देंगे या कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो सही नहीं है उनकी हेल्थ के लिए, तो वो मैन्युफैक्चरर लायबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट इन एस्टैब्लिशिंग अ केस इन लीगल। लीगल इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है? पहला है पब्लिकेशन, तो पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। लीगल में पब्लिकेशन होता है, परमानेंट फॉर्म होता है। दूसरा अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए। तीसरा है अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक हु नो लेस ऑफ द प्लेंटिव। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, देखिए डी पे आता है। डी है रेफरेंस टू द प्लेंटिव, प्लेंटिव के रिगार्डिंग रेफरेंस होना चाहिए। अब वापस ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं कि जनरल पब्लिक जो होते हैं, कुछ सेक्शन ऑफ द पब्लिक को, ये ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक उस प्लेंटिव को जान रहा है या नहीं जान रहा है, ये मैटर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ अ पर्सन वांट्स टू ब्रिंग एन एक्शन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स फॉर द टॉर्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस के टॉर्ट के लिए पर्सन लाना चाहता है एक्शन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, तो उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा? ही मस्ट हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना पड़ेगा? The injury was direct and substantial only to him. The injury was criminal in nature. The injury affects the public at large. None of the above. तो ऑप्शन नंबर सी, द इंजरी अफेक्ट्स द पब्लिक एट लार्ज। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रोसिक्यूशन अंडर टॉर्ट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मीन्स। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है पहले देख लेते हैं। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कॉमन लॉ का इंटेंशनल टॉर्ट होता है और इसमें क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंटेंशनली
सू करते हैं, लीगल एक्शन ब्रॉट करता है जो कि सही नहीं होता है, उसको परेशान करने के लिए लाया जाता है, उसी को मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रोसीडिंग एट अ पुलिस स्टेशन चार्जिंग अ पर्सन विद अ क्राइम, ये नहीं है। प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ चार्जिंग अ पर्सन विद अ क्राइम, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मीन्स, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सनस लिबर्टी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी, कि टोटल रिस्ट्रेंट हो जाता है पर्सन के लिबर्टी पे, कि वो कहीं जा नहीं सकता, कहीं से आ नहीं सकता है, और उसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन भी नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए लॉफुल जस्टिफिकेशन हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कैदी को जेल में कैद किया गया है, तो वो लॉफुल जस्टिफिकेशन होता है जनरली। एक सम एक्सेप्शन भी हो सकता है, जैसे कि अनलॉफुली उसे कैद कर दिया गया है, वो बात नहीं होती है, लेकिन जनरली तो लॉफुली होता है, तो इसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मीन्स अ टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सनस लिबर्टी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन हु knowingly एंड विदाउट sufficient justification induces another टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट, इंड्यूस करता है दूसरे पर्सन को कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करे किसी थर्ड पर्सन से, वेयर बाय द थर्ड पर्सन सफर्स डैमेज, ऑब्वियसली थर्ड पर्सन सफर करता है डैमेज, इज अ टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये किस केस में पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये केस में इस्टेब्लिश हुआ था लमले वर्सेस गाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल, इट इज़ नोन एज, इसे क्या कहा जाता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो ऑब्वियस है वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो इसको क्या कहा जाता है, उसको क्या टर्म दिया गया है टेक्निकल टर्म में? पहला अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, नहीं। दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो हाँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इसे कहा जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल, इट इज़ नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, हमारा ऑप्शन नंबर बी। और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2 क्लॉज जी में। नेक्स्ट, और 2G है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द लीगल प्रिंसिपल विच वॉज लेट डाउन इन द केस ऑफ हार्वे वर्सेस फैसी वॉज फर्स्टली फॉलोड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? तो ऑप्शन नंबर सी, DI मैकफर्सन वर्सेस MN अपन्ना में। देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स और ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जो केसेस हैं, कुछ कुछ बहुत ही लैंडमार्क केसेस होते हैं जो जुडिशरी में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं कुछ कुछ केसेस हैं पूछे जाते हैं, तो उन्हें याद करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसे याद कर लेना चाहिए। और ये ज़्यादा केसेस नहीं होते हैं, कुछ ही नंबर ऑफ केसेस होते हैं। तो आइए फर्दर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और जो हार्वे वर्सेस वैसे में प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था वो था कि was that indication of lowest price acceptable does not constitute an offer to sell. Question number 18, which one of the following elements is not necessary for a contract? कॉन्ट्रैक्ट को इस्टेब्लिश कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा एलिमेंट का होना ज़रूरी नहीं है? पहला है कम्पिटेंट पार्टीज। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 10 देखिए। सेक्शन 10 में ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और सेक्शन 10 कहता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आइए ऑप्शन पे देखते हैं। पहला है कि कम्पिटेंट पार्टीज कम्पिटेंट होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए फ्री कंसेंट, तो हाँ फ्री कंसेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी लॉफुल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन है वो भी लॉफुल होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर बी है रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल है या अनरीजनेबल है इसका कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन नंबर सेक्शन 10 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में इंडिविजुअल के पास कोई चॉइस नहीं होता है, एक्सेप्ट करना है तो कीजिए, नहीं एक्सेप्ट करना है तो मत कीजिए और जाइए। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, द इंडिविजुअल हैज़ नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से सेट होता है एक पार्टीज़ के द्वारा, और दूसरा पार्टी के पास नेगोशिएशन करने का कोई
नेगोशिएशन नहीं कर सकता है या बहुत कम नेगोशिएशन कर सकता है। और ये ऐसा सिचुएशन रहता है, कहा जा सकता है टेक इट और लिव इट पोजीशन। और इसका एग्जांपल हो सकता है गवर्नमेंट टेंडर। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेसन या अ लियोनाइन कॉन्ट्रैक्ट या टेक इट और लीव इट कॉन्ट्रैक्ट या बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट। ये था ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। What would be the effect of mistakes as to law enforced in India on a contract? तो द कॉन्ट्रैक्ट विल बी, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नॉट वॉइडेबल। और इसका रेफरेंस आपको मिलेगा सेक्शन 21 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 21 में। और सेक्शन 21 कहता है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ, उसमें सेम आपको ये मिल जाएगा नॉट वॉइडेबल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अ गुरु एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र रहता है, वो अपने चेला को जो डिवोटी होता है उसको कहता है कि तुम अपने सारे प्रॉपर्टी का गिफ्ट हमें कर दो, सो दैट तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी तुम्हारे मरने के बाद और तुम्हें स्वर्ग होगा। तो ऐसा गिफ्ट क्या होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, वैलिड होगा, इमोरल होगा। चारों ऑप्शन में से क्या होगा, तो ऐसा गिफ्ट वॉइडेबल होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्यों वॉइडेबल होगा, क्योंकि कंसेंट जो है वो लिया गया है बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस करके कंसेंट लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सेक्शन 128 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज रिलेटेड विथ। सेक्शन 128 क्या है, सेक्शन 128 है श्योरिटीज लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अ कंटिन्यूइंग गारंटीज में बी रिवोक्ड फॉर फर्दर ट्रांजेक्शन। कंटिन्यूइंग गारंटी होता है वो रिवोक्ड फर्दर ट्रांजेक्शन के लिए कब रिवोक किया जा सकता है, वो कभी भी रिवोक किया जा सकता है एट एनी टाइम, ऑप्शन नंबर डी। और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 130 में। सेक्शन 130 कहता है, टाइटल है उसका रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, बेली है बिना बेलर के कंसेंट के बिना ही गुड्स मिक्स कर देता है, बेलर का और बेली मतलब अपना और बेलर का दोनों का गुड्स मिक्स करता है, और इस ऐसे ऐसे मिक्स करता है कि उसको सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो बेलर इज़ इंटाइटल टू बी, बेलर क्या क्या किस चीज़ के लिए इंटाइटल होगा, बेलर को कंपनसेशन के लिए इंटाइटल होगा, बेलर टू बी entitled to be compensation by the bailey for the loss of goods, ऑप्शन नंबर ए। और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 157 में। सेक्शन 157 कहता है इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, कोई गुड्स है उसका बेलमेंट है एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेप्ट, इसको कहा जाएगा प्लेज कहा जाएगा। और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 172 का, और इसका टाइटल है सेक्शन 172 का प्लेज पॉनर एंड पॉनी डिफाइंड। तो ये था हमारा 25 क्वेश्चंस। दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास है आप जैसे जुडिशरी एस्पिरेंट्स को जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। आई होप मेरे इस हार्ड वर्क से आप लोगों का फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। वीडियो कंटेंट्स को फर्दर कैसे इंप्रूव किया जाए इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो से ज़रा भी आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।